हिंदी के भावुक संदर्भ। यदि संवेदना, संवाद की इच्छा, आवश्यकता, मजबूरी या जीव की मूल प्रवृत्तियों का उद्दाम आवेग आदि कुछ भी हो तो विचारों के आदान प्रदान और विचार विमर्श का कोई न कोई जुगाड़ अपने आप बन जाता है। इस जुगाड़ को भाषा कह सकते हैं। मनुष्य की लगभग सभी भाषाएं कुछ पूर्व तय मान्य ध्वनियों के निश्चित समूहों के अर्थों का एक सीमित समाज या क्षेत्र में प्रचलित विधान है जिससे वे जन्म और परंपरा से परिचित होते रहते हैं। इन ध्वनियों को लिखने की व्यवस्था को लिपि कहते हैं। यहाँ हम लिपि, भाषा की उत्पत्ति या कोई परिभाषा तय करने के लिए नहीं है, बल्कि भाषा, विशेष रूप से हिंदी के बारे में हमारे देश में पिछले 70-75 सालों के चल रहे कर्महीन और विचारहीन दिखावटी विमर्श के बारे में बात करना चाहते हैं, जिससे उसमें शामिल किसी भी व्यक्ति का कोई लेना देना नहीं है, बस एक प्रकार का कर्मकांड है। यह कर्मकांड 14 सितंबर के आगे पीछे महीने 15 दिन चलता है, जिसमें सरकारें भी करोड़ों रुपए खर्च करके कुछ तथाकथित हिंदी सेवी, जिन्हें हिंदी से कोई अब नहीं है और जो यदि हिंदी से ज्यादा अंग्रेजी जानते होते तो कुछ और कर रहे होते, अपनी ओढ़ी हुई कुंठा का कभी उत्सव तो कभी स्यापा करते हैं। वैसे तो हॉलैंड के लोग दुनिया में सबसे लंबे माने जाते हैं, फिर भी अमेरिकी भी काफी ऊंचे होते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन भी काफी ऊंचे लंबे थे, विशेष रूप से उनकी टांगें। एक बार एक पत्रकार ने मजाक करते हुए उनसे पूछा, किसी की टांगें कितनी लंबी होनी चाहिए? अब देखिए लिंकन की वाक्पटुता, वे बोले, बस इतनी की जमीन तक पहुंच जाएं। मेरे ख्याल से भाषा के लिए भी यही बात सच है, वो अपने बोलने वाले की बात सुनने वाले तक सही सही पहुंचा दे। इस दृष्टि से दुनिया की कोई भी भाषा कम या ज्यादा श्रेष्ठ नहीं है, बस वह भाषा है। और यही बात उस भाषा को लिखने के लिए प्रयुक्त होने वाली लिपि के बारे में भी सच है। हमारे अनुसार दुनिया की सबसे प्राचीन रचनाएं वेद प्रारंभ में मौखिक या श्रुति थीं, जिन्हें एक तय समुचित तरीके से पाठ करना सिखाया जाता था। बाद में जब कम श्रम में विधिवत औरों तक पहुंचाने की जरूरत हुई तो लिपि का आविष्कार हुआ। लिपि के बारे में भी यही बात है कि उसका उपयोग करने वाले श्रुत भाषा की ध्वनियों को समझ लेते हैं, वैसे ही प्रयुक्त ध्वनि चिन्हों को भी लोग अभ्यास से समझ लेते और प्रयोग में ले लेते हैं। तमिल लिपि में कवर्ग में केवल क और आगा ही होते हैं, लेकिन वे इन्हीं से कवर्ग के सभी वर्णों का काम चला लेते हैं। उनके लिए उस लिपि में कोई समस्या नहीं है। प्रसाद जी का गीत देखें, जिस निर्जन में सागर लहरी, अंबर के कानों में गहरी, निश्चल प्रेम कथा कहती हो, तज कोलाहल की अवनी रे। अब बताइए यह कौन सी भाषा है? तभी तो नीरज भी कहते हैं मौन ही भावना की भाषा है। जिनका स्वर तंत्र विकसित नहीं होता वे मनुष्य की तरह श्लिष्ट ध्वनियां नहीं निकाल सकते। इस बारे में कहा जाता है कि संस्कृत, देवनागरी जानने वाले दुनिया की अन्य भाषाओं की ध्वनियां अपेक्षाकृत बेहतर तरीके से निकाल सकते हैं। भारत मूल के विद्यार्थी अमेरिका की स्पेलिंग प्रतियोगिता में सबसे अधिक कार प्राप्त करते हैं। अफ्रीका के एक कबीले के लोग बोलते नहीं, वे जब किसी से मिलने जाते हैं तो एक दूसरे के सामने बैठकर कुछ देर शायद नैनो की भाषा में संपर्क करते हैं और फिर प्राप्त समाचार के अनुसार रोने या हंसने लग जाते हैं। तभी तो बिहार की नायिका नैनो से ही भरे भुवन में बातें कर लेती है। इसलिए यह माना जाए कि कोई भी लिपि उसका उपयोग करने वाले समाज की आवश्यकताओं की पूरी करने में समर्थ होती है। भारत में हिंदी के उत्सव और स्यापे के मनोविज्ञान की जहाँ तक बात है तो कारण है हमारी गुलामी और स्वार्थपरता। प्राचीन काल में जब छोटे छोटे समूह हुआ करते थे तो बोलियां थोड़ी थोड़ी दूरी पर ही बदल जाती थी। इस पर भी लोग संपर्क और आवश्यकता के अनुसार अपना काम करने की क्षमता सरलता से हासिल कर लेते थे।
क्या अंग्रेजी का एक अक्षर जाने बिना विदेश गए लोगों ने अपना काम चलाया या नहीं? वहाँ की भाषा सीखी या नहीं? उसके साथ आदान प्रदान के द्वारा एक नई बोली को जन्म दिया या नहीं? अमेरिका के बहुत पुराने कालों की अंग्रेजी में उनका अपना रंग भी है, जैसे मॉरिशस की क्रेयोल। मुगलों और अंग्रेजों के आने पर उनकी भाषा राजकाज की भाषा बनी। साधन संपन्न लोगों ने वे भाषाएं सीख ली। भारतीय फारसी और अंग्रेजी में काम करते ही थे, बल्कि उनके बड़े विद्वान भी हुए हैं। जहाँ तक अन्य आदमी की बात है तो वह तो आज भी कोर्ट कचहरी में उतना ही असहाय है जितना किसी विदेशी भाषा के समय में रहा। कुंठा के तहत देवनागरी लिपि के बारे में हम घोषणा करते हैं कि यही दुनिया की एकमात्र वैज्ञानिक लिपि है, लेकिन हमें मानना पड़े किसी भी लिपि में सब कुछ जैसे लिखा जाए ठीक वैसे ही नहीं पढ़ा जाता है। बलाघात, स्वराघात, अभ्यास, आगम, लोप आदि के अभ्यास के बिना देवनागरी में भी सब कुछ संपूर्ण रूप से नहीं समझा जा सकता। रोमन लिपि की आलोचना करके हम गर्व से जाते हैं, लेकिन हमें पता होना चाहिए कि संस्कृत और हिंदी के व्याकरण, समालोचना, इतिहास, भाषा विज्ञान के क्षेत्र में जितना काम रोमन में लिखी जाने वाली यूरोप की भाषाओं के विदेशी विद्वानों ने किया, उतना किसी हिंदी या संस्कृत के विद्वान ने नहीं किया। कहीं कहीं संस्कृत की ध्वनियों को लिखने और पढ़ने के लिए उन्होंने एकदम सही चिन्ह बनाकर प्रामाणिक काम किया है। जहाँ तक हिंदी के एक बड़ी जनसंख्या द्वारा बोले जाने की बात है तो यह संयोग है। हम इस क्षेत्र में बिना किसी विदेशी सहयोग और तक के भी आत्मनिर्भर से भी कुछ अधिक हैं। कुछ तथाकथित हिंदी प्रेमी अपने तरीके से गणना करके हिंदी को विश्व की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा सिद्ध करते हैं। जहाँ तक भाषा में ज्ञान विज्ञान की बात है तो उस मामले में हिंदी बहुत दरिद्र है। इसका प्रमाण है कि गूगल सर्च में किसी भी विषय पर अंग्रेजी में हिंदी से सैकड़ों गुना सामग्री मिलेगी। अंग्रेजी और अन्य विकसित भाषाओं में सभी विषयों की पुस्तकें हिंदी से ज्यादा मिलेंगी। ऐसे में हम कितना ही गर्व करें, कितना ही किसी भाषा और लिपि की उच्चना करें, लोग अपने कार्य व्यापार के लिए अंग्रेजी की शरण में जाएंगे ही। इन दिनों में राजस्थान और उत्तर प्रदेश में अंग्रेजी माध्यम के सैकड़ों स्कूल खोले जा रहे हैं और उनमें हिंदी माध्यम से स्कूलों से अधिक सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। क्यों? आज भी पत्रकारिता में कुछ अपवादों को छोड़कर हिंदी की बजाय अंग्रेजी के अखबारों को तुलनात्मक रूप से अधिक प्रामाणिक माना जाता है। इसलिए मैकॉले या देश के किसी पूर्ववर्ती को गाली देने की बजाय अपनी योग्यता और क्षमता से कोई बड़ी लाइन खींचे। हीनता या श्रेष्ठता ग्रंथि जैसी दो चीजें नहीं होती। ग्रंथि अपनी हीनता ही होती है। जहाँ सहज कर्म और सहज मन होता है वहाँ कोई ग्रंथि नहीं होती। तभी हमारे यहाँ कुंठा विहीन स्थिति को वैकुंठ कहा गया है। मन की साधना का चरम लक्ष्य। कुंठा छोड़े, सब ठीक ही है, नहीं है तो हो जाएगा।